आज हम बात कर रहे हैं व्यतिकरण की घटना में तीव्रता वितरण वक्र की। व्यतिकरण की घटना में हमने देखा था यंग के प्रयोग में एक स्लिट एस से प्रकाश निकल करके डबल स्लिट पर जाता है, वहाँ से फिर प्रकाश आगे निकलता है, उसमें व्यतिकरण होता है और व्यतिकरण के बाद पर्दे पर हमें दीप्त, अदीप्त, दीप्त इस तरह की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। दीप्त फ्रिंजों पर तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, अदीप्त फ्रिंजों पर सबसे कम होती है और इनके बीच वाले बिंदुओं पर तीव्रता का मान भी बदलता है। तो अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता किस तरह से बदलेगी, इस बात को हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिसको हम कहेंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये ग्राफ किस तरह का होगा, तो इसके लिए हमें तीव्रता का फॉर्मूला चाहिए। तो किसी भी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला हमें पता है कि इस तरह से हम लिखें, व्यतिकरण की घटना में पर्दे के किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। ये एक जनरल फार्मूला है, किसी भी बिंदु के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और अगर ये दोनों प्रकाश जो तरंगें निकल रही हैं S1 और S2 से, इनकी तीव्रता समान हो, मान लीजिए यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है उसकी तीव्रता I0 है और यहाँ से आने वाले प्रकाश की तीव्रता I0 है। यदि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तब I इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम I0 लिखेंगे, यहाँ पर I0 लिखेंगे, तो I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट I0 इंटू I0 कॉस फाई। तो I इक्वल टू ये हो जाएगा 2I0 प्लस इसका स्क्वायर रूट लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये भी I0 आ जाएगा, 2I0 कॉस फाई। तो I इक्वल टू 2I0 को हम कॉमन ले लेंगे, तब 1 प्लस कॉस फाई। तो इस समय किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान हम इस फार्मूले से निकाल पाएंगे। तो अधिकतम तीव्रता कितनी हो जाएगी, अधिकतम तीव्रता मतलब जो समपोषी व्यतिकरण वाले स्थान हैं, जैसे O, ये केंद्रीय फ्रिंज बनती है यहाँ पर, B1 प्राइम ये फर्स्ट ऑर्डर की दीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, I मैक्सिमम, अधिकतम तीव्रता के लिए हम कॉस फाई की पे कितना रखेंगे, 1, तो 2I0 1 प्लस 1, कारण अधिकतम तीव्रता के लिए कॉस फाई इक्वल टू प्लस 1। तो इस तरह से I मैक्सिमम 1 प्लस 1 2 2 जा 4, तब 4I0। मतलब यह है कि अगर जो समपोषी व्यतिकरण वाले स्थान है वहाँ पर जो तीव्रता होगी वो इस प्रकाश की तीव्रता का 4 गुना हो जाएगी। I0 इसकी तीव्रता है और न्यूनतम तीव्रता कितनी होगी, तथा न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम। न्यूनतम तीव्रता यानी विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों पर तीव्रता, जैसे ये D1 और D1 डैश सॉरी, ये विनाशी व्यतिकरण वाले स्थान है, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके लिए जो तीव्रता का जो फार्मूला हमने निकाला था ये वाला, इसमें हम कॉस फाई इक्वल टू -1 रख देंगे, तो 2I0 1 -1, कारण विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों पर कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो इस तरह से तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। यानी हमें ये पता चल गया कि जो बिंदु जहाँ पर समपोषी व्यतिकरण हो रहा है वहाँ पर तीव्रता 4I0 रहने वाली है
और जहाँ विनाशी व्यतिकरण हो रहा है वहाँ पर तीव्रता I0 रहेगी, और बाकी जो तीव्रता बदलेगी वो cos फाई के हिसाब से बदलेगी। तीव्रता का जो समीकरण है ये, जिसको हम समीकरण नंबर 1 कह दें, तो हम देख रहे हैं कि जो तीव्रता जो अलग अलग बिंदुओं पर आएगी वो cos के हिसाब से बदलेगी, जैसा कि cos थीटा का ग्राफ होता है। तो चलिए हम ग्राफ बनाने के लिए हमने दो अक्ष ले ली, एक y अक्ष और यह हमारी x अक्ष। y अक्ष पर हमने ले लिया तीव्रता को I, और x अक्ष पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, दूरी। यहाँ पर देखें, पर्दे का जो केंद्रीय फ्रिंज वाला बिंदु को, जो केंद्रीय फ्रिंज है ये O, इस पॉइंट को हमने लिया यहाँ पर, और इसके बाद ऊपर हमें जो फ्रिंजें मिल रही हैं D1 D2, इन बिंदुओं की दूरी को दिखाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग बिंदुओं पर कलांतर अलग अलग होता है, तो दूरी की बजाय हम कलांतर के द्वारा भी इसको ग्राफ पर दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमने कलांतर के हिसाब से दिखाएं, तो एक ये समान दूरी पर हमने ये बिंदु ले लिए, और जैसे हमें पता है कि दीप्त फ्रिंजों पर जो कलांतर होता है वो कितना होता है, पाई का समगुणज 2 पाई 4 पाई 0 भी होता है, और अदीप्त फ्रिंजों पर होता है पाई 3 पाई 5 पाई वगैरह। तो उसी हिसाब से हमने पाई का अंतर लिया, यहाँ से 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कलांतर को हम यहाँ पर ले रहे हैं कलांतर फाई। इसी तरह से इतनी दूरी विपरीत दिशा में चलेंगे, क्योंकि फ्रिंजें हमें O से ऊपर की तरफ भी मिल रही हैं, नीचे की तरफ भी मिल रही हैं। तो ऊपर की तरफ वाली दूरियों को हमने धन दिशा की तरफ ले लिया। तो यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस पाई, यहाँ पर लिखेंगे -2 पाई -3 पाई। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, -4 पाई। अब देखें ये 0 है, 0 पर हमें 0 कौन सी पोजीशन को दिखा रहा है, दीप्त फ्रिंज की पोजीशन को। यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज बन रही है, दीप्त फ्रिंज बन रही है, और दीप्त फ्रिंज पर जो अधिकतम तीव्रता है वो कितनी है, 4I0। तो दीप्त फ्रिंज पर अधिकतम तीव्रता 4I0 है। मान लिया हमने I के मान हम इस अक्ष पर लिखेंगे, और ये जो वैल्यू है वो 4I0 को दिखा रही है। तो इस बिंदु पर तीव्रता 4I0 है, और ग्राफ कॉस के हिसाब से चलेगा, और अधिकतम न्यूनतम मान हमारे पास 0 और 4I0 है। तो इसका मतलब है ग्राफ 4I0 के ऊपर नहीं जाएगा। तो 4I0 सुविधा के लिए हमने यहाँ पर एक x अक्ष के समांतर एक लाइन खींच ली, जो 4I0 से होकर जा रही है। इसका मतलब है हमारा जो ग्राफ है इन दोनों लाइनों के बीच में रहने वाला है, क्योंकि न्यूनतम तीव्रता 0 तो वो यहीं पर मिलेगी, और अधिकतम तीव्रता 4I0 है जो यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखें, ये जो पहला पॉइंट है कलांतर पाई, ये पाई किस बिंदु को दिखा रहा है, इस ग्राफ में देखें तो पाई पर जो है मिलेगी हमें अदीप्त फ्रिंज, यानी डार्क फ्रिंज, पहली डार्क फ्रिंज, यानी ये इस बिंदु को दिखा रहा है ये। और अदीप्त फ्रिंज पर तीव्रता कितनी होगी, 0, तो पॉइंट हमें यही मिलेगा। 2 पाई का मतलब हो जाएगा ये दीप्त फ्रिंज बनेगी, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं B1, यहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी यानी 4I0 होगी। तो 2 पाई के संगत जो ग्राफ पर पॉइंट मिलेगा हमें ये वाला। 3 पाई ये विषम गुणज है, यहाँ पर तीव्रता 0 होगी तो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, और 4 पाई पर तीव्रता फिर से अधिकतम होगी, दीप्त फ्रिंज है, पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। इस तरह से हम इन पॉइंट्स को लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम विपरीत तरफ चलें तो ये पाई यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, 2 पाई पर दीप्त फ्रिंज मिलेगी, तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। 3 पाई पर अदीप्त फ्रिंज, तीव्रता 0। 4 पाई पर दीप्त फ्रिंज,
तीव्रता अधिकतम। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। तो इनके बीच जो ग्राफ जाएगा वो किस तरह से चलेगा, जैसे अधिकतम तीव्रता हमारे पास ये है, इसके बाद का पॉइंट ये है। तो कॉस थीटा का ग्राफ हमें पता है, कॉस थीटा का ग्राफ इस तरह से होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। तो कॉस थीटा के ग्राफ में न्यूनतम वैल्यू होती है -1, अधिकतम होती है +1। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू कितनी है, 0, अधिकतम है 4i0। तो ये ग्राफ की शेप इसी तरह से होगी जैसे कॉस की ग्राफ की होगी, लेकिन वो इन दोनों के बीच में रहेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इनको सीधी एक रेखा की तरह मिला दें, क्योंकि जो तीव्रता है, तीव्रता की जो इक्वेशन है वो सरल रेखा के रूप में नहीं है। जो समीकरण 1 देख रहे हैं, जो अभी हमने तीव्रता का मान निकाला था यहाँ पर, ये तीव्रता का मान उस कंडीशन में है जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान है। तो ये कॉस थीटा के हिसाब से वेरी कर रहा है, कॉस फाई के हिसाब से। तो ग्राफ भी कॉस फाई वाली शेप में जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से हम स्टार्ट करें, ये यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पर इस तरह से मिलेगा। यहाँ से टर्न होने के बाद ये ग्राफ फिर इस वाले पॉइंट तक जाएगा। यहाँ से हम फिर 3π एंड देन 4π, इसी तरह से हम विपरीत साइड में भी चलेंगे। -π पर 0, फिर -2π पे इसकी वैल्यू अधिकतम हो रही है, 3π पर फिर से 0 और 4π पर फिर से अधिकतम। और आगे चलेंगे तो इसी तरह से ग्राफ आगे तक मिलेगा। एक्स अक्ष पर अगर हम कलांतर की जगह पथांतर लिखना चाहें तो इन पॉइंट्स के पर हम क्या लिख सकते हैं पथांतर के लिए। जैसे पथांतर केंद्रीय फ्रिंज पर तो 0 ही रहता है, लेकिन उसके बाद जो विनाशी व्यतिकरण है वहाँ पर कितना होगा, λ/2। फिर अगली दीप फ्रिंज पर कितना होगा, λ3, λ/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2λ। इसी तरह से यहाँ पर -λ/2, λ -3 λ/2 -2λ। तो हम पथांतर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान होगा, पथांतर हमने बताया था कि दीप्त फ्रिंज पर जो पथांतर होता है वो λ/2 का विषम गुणज होता है। विषम गुणज का मतलब या तो λ/2 रहेगा या 3λ/2 रहेगा या फिर 5λ/2 रहेगा ये। और समपोषी व्यतिकरण पर कितना रहता है, लैम्डा का समगुणज यानी लैम्डा 2λ, इस तरह से पूर्णांक गुणज और 0 ये रहते हैं। तो पहले हमें मिलेगी केंद्रीय फ्रिंज 0, उसके बाद अदीप्त फ्रिंज पहली वाली λ/2, फिर दीप्त फ्रिंज आएगी लैम्डा, फिर अदीप्त फ्रिंज आएगी 3λ/2, फिर दीप्त फ्रिंज आएगी 2λ, फिर अदीप्त, फिर ये। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर एक्स अक्ष पर कलांतर की जगह पथांतर लेंगे तो इनकी जगह पर ये वाली वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी, यानी Δx की वैल्यू अगर लेके चलेंगे तो ये हमारा तीव्रता वितरण वक्र कंप्लीट हो गया।